अपना, उसमें लास्ट अपनी यही डिस्कशन कर रहे थे कि लास्ट में संन्यास आश्रम में ना प्रत्येक मनुष्य ही इस स्थिति में पहुंच जाता है कि भौतिक जगत की जो तृष्णाएं है ना, वो सारी उसकी समाप्त हो जाती है। अच्छे से अच्छा खा भी लिया उसने, जो भी अच्छे से अच्छा पहन लिया, सब साधनों का उपयोग भी कर लिया, हवाई यात्राएं वगैरह वगैरह, पर्वतारोहण वगैरह सारा, क्योंकि अब उसके सारे अंग स्थिर हो गए हैं। जो तृष्णाओं के कारक थे, बढ़िया से बढ़िया स्वाद, वो जीभ भी ढंग से काम नहीं कर रही, कान भी सुन नहीं रहे, दिन दिन कभी दिक्कत आती है, आंखों से दिखाई देना धीरे धीरे कम हो, कोई भी कितना ही ऑपरेशन करा लो, कुछ भी करा लो यार, लास्ट में तो वही स्थिति आपकी पहुंच जाती है। सारे अंग ही सबसे पहले, सारे अंग ही स्थिर होते हैं, जो प्राण निकलने से पहले या जीवात्मा निकलने से पहले, वो क्या नाम। और अपन तो आगे चलेंगे, इस गहराई तक पहुंचेंगे अपन कि कुछ नहीं निकलता, वो सब कुछ यही है, केवल अपना दृष्टि भ्रमता है एक। ये जो ऊपर का आवरण था ना, ये भी अपनी यात्रा पूरी करके नष्ट होके पंचभूतों में मिल जाएगा, आगे वो नया उनका होने वाला है, क्या नाम। हाँ, तो उसी में जैसे मैंने बोला कि भी परम लास्ट में ना, बिल्कुल चिर निंद्रा, बगैर स्वप्न वाली होती है ना, सबसे शांत। शांत का मतलब कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं। खुशी है तो वो भी आपकी तृष्णा ही है, यानी अभी भी आप किसी चीज को प्राप्त करने पर खुश हुए हैं, बराबर हो जाता है वहां पर हिसाब। जैसे पैदा हुए थे ना, उसी प्रकार से एकदम जीरो की कंडीशन आती है। 50% बाई तरफ आपके क्लेश, वो क्या नाम, दुख वो है, और राइट साइड में खुशी, अति उत्साह वो है। तो बिल्कुल चिर निंद्रा, एकदम शांत। तो बहुत बड़े समुद्र से आप कल्पना कर सकते हो, जिल की जल की सतह ना बिल्कुल एकदम शांत, एकदम बिल्कुल शांत वो है। अब इसमें भी आपको समझना जरूरी है कि जी मोक्ष क्या होती है। मोक्ष है ना, अब आप पहले उसी को समझ लो, फिर आपको मैं साक्षात्कार करवाऊंगा वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में, ताकि आपको भ्रम नहीं रहे। और वेद पाठनों के जो शास्त्री वगैरह बोलते हैं, जो प्रकांड विद्वान, अपना एक पक्षीय ज्ञान, उनको केवल शास्त्री शास्त्र घोटा लगा है ना, वो इसका आपको स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। वो मोक्ष तो बता देंगे, पुनर्जन्म से मुक्ति है, परमात्मा में विलीन है, वो परम शांति रहेगा, वो कहीं आने जाने वाला नहीं है। और अगर आप तृष्णा साथ ले गए कोई, तो आपका पुनर्जन्म होता है। तो पहले ना आपको वही मैं क्लियर कराऊंगा, आपको टारगेट पता होना चाहिए कि हम जा किधर रहे हैं। रास्ता तो मैं आपको लेके चल रहा हूं ना, मैं तो पहुंच गया वहां तक, तो आपको मैं ले चलूंगा मैं। जिनको विश्वास होएगा, विश्वास मत करो मेरे पर, मैं तो कहता हूं विश्वास मत करो। जो मैं बोल रहा हूं, अजय आपके हाथ में मोबाइल है, मारो एक क्लिक यारो, एक क्लिक मारो बस। अच्छा, ज्यादा ज्ञान की भी जरूरत नहीं है आपको, भौतिक विज्ञान की मोटे मोटे ग्रंथ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अंत में जो भौतिक विज्ञान की जो चरम परिणति जो थी ना, ज्ञान की, ज्ञान का प्राप्त, भौतिक विज्ञान के रिसर्च का जो लास्ट टारगेट है ना, टारगेट, वो टारगेट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वो टारगेट है ना, वो आपको केवल तीन ही फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, उन्होंने निर्धारित कर दिया। नंबर एक, अल्बर्ट आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। तो मैं ज्यादा इसके व्याख्यान नहीं दूंगा यहां पर, क्लिक करो यार, छोटी सी है, चार तीन उसके रिजल्ट मिलते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर, यानी द्रव्यमान क्या है कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो द्रव्यमान क्या है कि मूर्त है, आपके हिसाब से एनर्जी अमूर्त है। दूसरी चीज, टाइम डिलेशन, समय धीमा हो जाता है, समय रुक जाता है, ये भी एक अकल्पनीय स्थिति है ना, लेकिन हकीकत है ये। एंड हाँ, टाइम डिलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो आप लंबाई चौड़ाई देखते हो, मेरा शरीर 106 फुट का हुआ है, समझ गए ना। ये घट घट के ना जीरो हो जाती है, विलुप्त, जीरो हो गई तो दिखाई नहीं दे रही है आपको, फिजिकल आपकी जो एंटिटी है ना, वो भी खत्म हो जाती है। ये इसकी अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंक्लूजन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, टाइम डिलेशन हो गया, मास एनर्जी कन्वर्जन हो गया, और क्या था यार एक और, चलो आ जाएगा यार, तुम समझ गए बस बात। उसके आगे ये 1930 की 1905 की बात है, 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, और बेचारे को वो नोबेल प्राइज नहीं मिला उसके जीवन में, क्योंकि वो प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं हो पाया था। बाद में सिद्ध हुआ था, तब तक वो ऊपर जो भी उनके गॉड है वो प्यारे हो गए थे वो। 1930 में उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का
मतलब सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रवाह बोलते हैं ना, वो एक ऐसी घटना थी, घटना तो हो गई, वो प्रयोगों से नाप ली। अब उसका लोग वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए माथाफोड़ी कर रहे हैं, जो जब तक का ज्ञान गणित वगैरह और फिजिक्स वगैरह सारी थी कि यार इसको समझे कैसे, ये घटना तो हो गई भाई, लेकिन घटना को समझेंगे तभी तो आगे का रास्ता मिलेगा, नई घटनाओं का अपन व्याख्या कर पाएंगे। तो उसके गुणा भाग में लगे हुए थे। तब ओरिजिनली तो क्या है सिद्धांत, वो मैक्स प्लांक का है ना, क्वांटम सिद्धांत। वो उसने मैक्स प्लांक प्लांक ने रेडिएशन पर जो हीट जो तरंगे है ना, उष्मा उष्मा तरंगे, उनके लिए उसने वो किया था। और उस उष्मा तरंगों का सबसे छोटा रूप उसने लिया था क्वांटम। और आइंस्टीन ने क्या कि उसी को आगे बढ़ा दिया। आइंस्टीन ने उसी को ये बोला भी जो उष्मा तरंगों के लिए नियम लागू है ना, वो प्रकाश तरंगों के लिए भी लागू है। अच्छा, वो कुदरती बाद में हर्ट्ज नाम का वैज्ञानिक था, उसने ये सिद्ध कर दिया भी ये उष्मा तरंगे, वरंगेर प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, लाल नीला और बैंगनी रंग है ना, ये सारे एक ही परिवार है। सब आपके क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सारी की सारी एक ही फैमिली है ये। कोई छोटा है कोई बड़ा है। छोटे वाले को उष्मा तरंगा बोल देते, उससे छोटे वाले को माइक्रोवेव बोल देते हैं, जिससे आपको मोबाइल वगैरह चल रहा है। उससे छोटे वाले को क्या नाम रेडियो तरंगे बोलते, उसे बीच वाले को टीवी तरंगे बोल देते हैं। और आगे फिर अपन चलेंगे इधर तो बहुत ही माइक्रोवेव में फिर जैसे रडार वगैरह के सारा सिस्टम है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम वहां पर अपन यूज करते हैं। और ये जितने भी चैनल वैनल देख रहे हो सब माइक्रोवेव के छोटे छोटे स्लॉट हैं। ये एक एक स्लॉट ले लिया और उसमें दुनिया भर के, जैसे जी वालों ने एक स्लॉट ले लिया, अब उसमें असंख्य आवृत्तियां हैं, तो अलग अलग आवृत्तियों से इतने चैनल एक साथ चला रहे हैं वो। तो जी वाले है ना, इसमें जियो से नहीं टकराएंगे, जियो के लिए अलग वो स्लॉट दे दिया कि तुम इधर नहीं घुसोगे, तुम इधर नहीं घुसोगे, तो ऐसा बांट रखा है उन्होंने। ठीक है ना, जो जीरो से अनंत की चीज है ना, उसकी छोटा सा भाग ले लिया और उसका उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वही है। अरे ये बिल्कुल आप ही देख रहे हो ना, प्रत्यक्ष देख रहे हो आप मोबाइल, कैसे मना कर दोगे कि जी, मतलब ये टेक्नोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही थी कि तो ना 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 जी ये आप ऐसे ही फेंक दी। अरे फेंक दी, मोबाइल आपके हाथ में फेंक कैसे दी? आपके भ्रम, आपके दिमाग पर वो आवरण चढ़ा हुआ है, आपको नहीं पता लगा। आपको नहीं पता लगा तो इसका मतलब दुनिया में किसी को ही नहीं पता है। तो क्या नाम, उधर अपन जो भी अपना टॉपिक चल रहा था, हाँ यस, तो उसने फिर इसने ये दे दिया क्या नाम, आइंस्टीन ने, है ना, प्रकाश, पर्टिकुलर प्रकाश के लिए उसने दिया था क्वांटम सिद्धांत। और उसमें जो प्रकाश तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो पार्टिकल जैसा है ना, जिसको मूर्त रूप में बोलते हैं भाग, छोटा, उससे छोटा नहीं हो सकता, उसको उसने नाम दे दिया फोटोन। तो उसी का ही वो एक्सटेंशन था। लेकिन यहां पर आइंस्टीन ने प्रकाश की ड्यूअल वो क्या नाम करेक्टर बताया था। मैक्स प्लांक यहां तक नहीं पहुंच पाया था। उसने क्वांटम सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन उसने ड्यूअल करेक्टर नहीं बता पाया था, दोहरा दोहरा नहीं बता पाया था। आइंस्टीन ने यह बताया था भी प्रकाश है ना, उसका दो स्वरूप है। तरंगों के रूप में चलता है ना, तब तो उसको बोल देंगे अमूर्त तरंग है, वो दिखाई थोड़ी, प्रकाश थोड़ी दिखाई देता है। और जो एक बंडल की तरह, एक गेंद की तरह टकराता है, मोमेंटम होता है, चोट लगती है उससे, है ना, तो मूर्त हो गया। आप मान लो आंखें बंद कर रखिए और पीछे से आगे कोई क्रिकेट की गेंद की अच्छी से आपके लगाता है पीठ पर फटकार, तो आप मना कर दो, ना ना मेरे को तो कुछ नहीं, आपको यार मेरे को नहीं दिया, लेकिन मेरी पीठ में बचीड़ उठा है यार, दर्द लगा है मेरे को, तो वो मूर्त है ऐसे। तो आइंस्टीन ने मूर्त और अमूर्त दोनों स्वरूप प्रकाश के पहली बार बताए थे। ठीक है ना, तो ये उसके क्या नाम है, मैक्स प्लान से एक कदम आगे था। और उसके आगे फिर, है ना, आपके क्या नाम है, क्योंकि आइंस्टीन ने तो तरंगों से क्वांट फोटोन यानी अमूर्त से मूर्त को बताया था, उल्टा वो भी नहीं कर पाया था। आगे मुंह से आगे उसी की नकल कर दी उसने, लुइस डी ब्रोगली, है ना, उसने फिर उसी को उल्टा कर दिया कि जो अमूर्त चीजें है ना, जैसे क्रिकेट की गेंद आपने फेंकी है, तो देखने से लग रही है वो गेंद जा रही, गेंद जा रही है, अरे भैया नहीं, वो भी तरंग है, वो भी तरंग रूप है, तरंग रूप है वो मूर्त से अमूर्त लिया है। तो अमूर्त से मूर्त आइंस्टीन, मूर्त से अमूर्त डी ब्रोगली। और उसके आगे जो अंतिम आज तक की जो सबसे उच्चतम सीमा है ना फिजिक्स में रिसर्च की, ये सब नोबेल प्राइज विनर है, ये सारे बाद में प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो गए हैं, बिल्कुल हकीकत है। आपको बिल्कुल काल्पनिक लगेंगे, लेकिन एग्जैक्ट हकीकत है ये। अरे ये सारे यार आप देख रहे हो, ये क्या नाम,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये न्यूक्लियर के जो चल रहे हैं, वो गोल्ड पार्टिकल खोजने में जो उपकरण लगे हो ना, सारे इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। वो डी ब्रोगली महोदय ने तो ये बता दिया कि एवरी मूविंग क्या नाम ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद वेव्स, यानी कोई भी गतिमान खड़ी है ना चीज, एक जगह स्थिर है, तब तो उसका तरंग प्रतिरूप है ना, वो अपन ऑब्जर्व नहीं कर, क्योंकि तरंग तो तब भी है लेकिन उसकी जीरो फ्रीक्वेंसी है। और जैसे वो मूव करना शुरू करता है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तो वो मेजरेबल आ जाएगी, फिर आप किसी उपकरण से उसका आप मेजर कर सकते हो। और अंत में हाइजनबर्ग महोदय ने तो वो सारी सीमा ही क्रॉस कर दी उसने। अब इसको मैं छोटा सा बताऊंगा, बाकी आप गूगल पर सर्च करना, पूरा इसको देखना, ये मतलब आश्चर्य ही है, सब चीजों का ये आश्चर्य। हाइजनबर्ग ने ये कहा था, एक्चुअल जो डेफिनेशन उसकी है ना फिजिक्स में, वो है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज uncertainties of two canonical conjugate quantities cannot exceed h, यानी प्लांक का जो कांस्टेंट है। अब इसका हिंदी बताता हूं आपको मैं। हाइजनबर्ग ने यह कहा कि दो कॉन्जुगेट कॉनोनिक कंजुगेट जो क्वांटिटीज है ना, तो वो कौन सी क्वांटिटीज होती है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट है ना, वो जूल सेकंड के बराबर उसका प्रोडक्ट वो आना चाहिए, यूनिट आनी चाहिए। चलो तो उसको छोड़ो, तो एक एक करके संसार में जितनी भी राशियां आप मेजर करते हो ना, लंबाई चौड़ाई है, द्रव्यमान है, क्या नाम गति है, मोमेंटम है, संवेग है, वो जो लटरंग पटरंग, वो जोड़ों में सारे की सारी एक दूसरे के कैनोनिकल कॉन्जुगेट है, यानी दो दो के जोड़े में उन राशियों को लेते जाओ। फिर उन राशियों में अनिश्चितता, अनिश्चितता, निश्चितता नहीं, अनिश्चितता, यानी वो कितनी दाएं बाएं हो सकती है जिसके बारे में आप पक्का नहीं कह सकते, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, है ना। जैसे मान लो क्या नाम है, मैं एक छोटा सा जैसे मेरे पर ही उदाहरण देता हूं। मैं ये बोलता हूं कि मैं ना आज की तारीख में क्या मैं प्रवचन दूंगा आज की तारीख में, तो आज की तारीख की लिमिट क्या होगी, 24 घंटे, है ना। तो अब उसमें दो स्थिति हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे जी जयसिंह जी सच्चे आदमी है, पीछे उन्होंने जब बोला है ना, तो उन्होंने क्या कि प्रवचन दिया है, तो वो प्रवचन देंगे और वो अपने मोबाइल पर या यूट्यूब पर इंतजार करे मेरे प्रवचन का। कुछ जो संकालू है ना, वो कहेंगे अरे नहीं 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 यार, पीछे दिए होंगे यार, हो सकता है आज उनके घर में कोई शादी का आ जाए या पुलिस उनको पकड़ के ले जाए या कुछ भी हो सकता है, वो मरी जाए यार, मरी जाए, है कोई पक्का थोड़ी है। ये अनसर्टेनिटी है ये। तो इसमें अनसर्टेनिटी की लिमिट क्या हो गई, है ना, टाइम फ्रेम के हिसाब से तो 24 घंटे। आप कोई भी जो एक तीसरा आदमी वो बोलेगा यार 24 घंटे के अंदर फैसला हो जाएगा कि वो झूठे थे या सच्चे थे, भाषण उन्होंने कर दिया तो झूठ, सच्चे हैं, नहीं किया तो झूठे हैं, तो एक रिजल्ट 24 घंटे बाद में आपको रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये तो उसका टाइम फ्रेम हो गया। अब उसमें अनिश्चितता कितनी, अभी भाषण देंगे या नहीं देंगे। तो एक किसी भी राशि की, किसी भी चीज की अनसर्टेनिटी आपको पता लग गई। ऐसे दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटीज को जब आप गुणा करेंगे ना, तो उसका उत्तर प्लांक के स्थिरांक से ना ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये प्लांक का स्थिरांक क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी बला है ये। अब प्लांक का स्थिरांक बोल तो दिया, अब है कितनी मोटी राशि है ये प्लांक का स्थिरांक, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 6.6 के नीचे ना एक के आगे 34 बिंदियां लगाओ और फिर उसमें भाग दो, तो उत्तर क्या आएगा, पहले तो जीरो, फिर दशमलव, फिर जीरो, फिर जीरो 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 30-32 तो पक्के ही बनो। उसके बाद में कोई तिया स्टार्ट होगा, गिन दो संख्याओं को। 32 डिजिट का जो कंप्यूटर है ना, उससे पहले तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर बोलेगा भैया हाथ जोड़े, ये इतनी छोटी राशि इसको आप बता नहीं सकते। चलो सुपर कंप्यूटर में आ गया, है ना। तो अब आप उसकी व्यवहारिक जीवन में कितना उसका उपयोग कर पाते हो, ठीक है ना, बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम, लगभग शून्य के बराबर, इतनी छोटी राशि है। और जब आप इसके गणनाओं में उपयोग करते हैं ना, गणनाओं में, अच्छा, तो इसमें बहुत बड़ी राशि भी आपको प्राप्त हो सकती है और बहुत छोटी राशि भी प्राप्त हो सकती है।
बहुत सब चीजें ना बहुत टिप्स पर हमें पहली दूसरी की क्लास के हिसाब से आपको बताता हूँ। 1/1 यानी 1 में 1 का भाग दे दो आप, उत्तर कितना है? 1 ही आया ना। ऊपर वाली संख्या को मत हटाओ, नीचे भाग देने वाली संख्या को छोटे करते जाओ। 1 में 0.1 का भाग दो, उत्तर कितना आएगा? 10। पहले 1 का भाग दो, उत्तर आया था 1, 1 में 0.1 का भाग दो 10 आ गया। अब 1 में 0.01 का भाग दो, उत्तर क्या आएगा? 100। इस प्रकार से नीचे दशमलव आगे जीरो लगाते जाओ, वो उत्तर वो। तो ये मैं समझो कि किसी छोटी राशि का भाग देंगे तो उत्तर बहुत छोटा ही आएगा, बहुत बड़ा हो सकता है वो। अब जब आगे अपन गणना करते हैं, प्लांक के कांस्टेंट का भाग देते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी जो अनंत की तरफ ट्रेंड है, और इतनी छोटी संख्याएं भी प्राप्त हो जाएंगी जो जीरो की तरफ जा रही है। और वो बेचारा मैक्स प्लांक, यार वो भी तो आदमी था ना, उसके पास उस टाइम जो भी उपकरण थे कोई सीमित ही थे, कोई वो परमात्मा तो था ही नहीं। मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से प्लांक का कांस्टेंट है ना, वो इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा, शून्य बनाओ उसको, लो जी। अब जैसे उसका प्लांक का कांस्टेंट का मान इतना कम शून्य कर दिया ना, तो उसमें बड़ी से बड़ी राशि क्या आएगी? इन्फिनिटी। सबसे छोटी राशि क्या आएगी? कि जीरो। लो जी, जहां भी प्लांक का कांस्टेंट आ गया, अगर आपको पूरी तरह से उपयोग करेंगे ना, तो लिमिट आपको मिलेगी जीरो से अनंत। और जब आपका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना है, तो आपने प्लांक का कांस्टेंट एक ऐसी राशि मान ली जो कंप्यूटर से गणना हो सकती है, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके सारे उपयोग हो रहे हैं ना। वही रडार सिस्टम रशिया वाला अलग यूज करता है, अमेरिका वाला यूज भारत है, तो सबके स्लॉट अलग अलग है, उसमें कोई सीमा ही नहीं। आप कितने रडार सिस्टम बनाओ ना, ये तो है नहीं जी एक बोरी खांड है तो दो, क्या नाम है, 2 कुंटल की मिठाई कैसे बनेगी? कोई सीमा ही नहीं है। तो उस महोदय ने तो ऐसा, अब उसका अच्छा आपके लिए महत्व की चीज क्या है कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उसका अर्थ क्या निकला? उसका अर्थ यही निकला कि दो कोई भी चीज, दो कोई भी पक्ष ले लो आप, है ना, उसके दो रूप होंगे। एक तरफ एक्सट्रीम में जाएंगे ना, तो एक राशि जीरो है और दूसरी राशि है पूर्ण। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, अब अपन राधा कृष्ण पर ही चलते हैं। हैजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके अपने को दो रूपों का विश्लेषण करना है कि वो व्यक्ति या तो राधा है या कृष्ण है, तो उनमें क्या अनुपात है, कितने वो राधा है कितने कृष्ण है। तो हैजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, वो ये बोलता है कि आप एक ऐसा उपकरण बनाओ जो उस व्यक्ति में केवल राधा ही देखना चाहता है, तो उसको वो व्यक्ति राधा ही दिखाई देगा, उसमें एक अंश मात्र भी, यानी 0.000001 भी कृष्ण नहीं दिखाई देगा। यानी राधा जी जब अनंत है ना, तो कृष्ण है शून्य। तभी तो राधा जी ने भी तो विराट रूप धारण किया था। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरा माइक्रोस्कोप आपने वो लगा दिया, टेलीस्कोप, उसको आपने ऐसे डिजाइन किया कि उसको आपको कृष्ण का जो गुण है ना, ऐसे नीला रंग है, हाथ में वो क्या नाम मुरली है, ऐसे बाढ़ है, मुछ है, जो भी आदमी की तरह, तो वो जो उपकरण मेजर करेगा ना, उस वक्त उसमें उस जो एंटिटी है, जो भी शरीर है, उसमें राधा जी को आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी। तो जिन व्यक्तियों का राधा जी इष्ट है ना, वो फिर कृष्ण वगैरह बाकी कुछ नहीं है ही नहीं, उनको कोई उनका प्रभाव नहीं आएगा। और जो कृष्ण को इष्ट मानेंगे, उनमें राधा जी आ जाएगा, कुछ नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कर लो बात। अब कोई मान लो कि आख्यान दे रहे हैं अपने कृष्ण की लीला, भागवत कथा का ही मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जब राधा जी ऐसे चतुर्भुज रूप है उनका, तो मेरे माता जी की शरण चित्र लगा रहा था, जग जननी, वो सारे उनमें सुपरलेटिव डिग्रीज लगी हुई है ना। तो राधा जी का परब्रह्म का रूप है वो। उस वक्त दूसरा कोई परब्रह्म नहीं है, बाकी सब शून्य है कृष्ण में। और कृष्ण को परब्रह्म के रूप में देखे ना वो, तो कथा के हिसाब से तो अपने खोपड़ा घूमता रहेगा भाई, कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो बात कुछ जमी नहीं है, तो गप मार दीजिए, ये तो ऐसी चीजें तो सपनों में देख सकते हैं, हकीकत में तो नहीं है। ये हकीकत में हैजनबर्ग का अनसर्टेनिटी, नोबेल प्राइज मिला था उसको। अरे ये सारे काम कर रहे हैं यार, आगे देखना आप 3D इमेजिंग में फोर्थ डायमेंशन में जाएंगे तो ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चक्कर खाते रहेंगे। हाँ, मैं तो नहीं कहूंगा चक्कर, मेरे को तो बिल्कुल क्लियर विजन है, लेकिन बहुत से लोग चक्कर खाएंगे। तो अब ये मैंने आपको ये 4 नियम बता दिए, छोटे छोटे नियम है ये, दरअसल 12वीं कक्षा में आपके फिजिक्स में ना, ये आपके कोर्स में है ये। लेकिन
क्योंकि उस वक्त बच्चे होते हैं इस प्रकार की गणनाओं की तरफ ध्यान, एक एग्जाम के रूप में उसको रट्टा मार लिया और एग्जाम में जाके लिख के आगे, जिसने ज्यादा किताब के हिसाब से लिख दिया उसको पूरे नंबर दे दिए, किताब के हिसाब से उलट लिख दिया उसको थोड़ा वो कम नंबर दे दिए, कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए, कुछ टॉपर हो गए। बाद में जब आप मनन करो, आज उस इतना ज्ञान तो सबको यार, 12वीं कक्षा की अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी तो 10वीं की तो पढ़ी होगी यार, 10वीं में तो साइंस जरूरी है सबकी, बस मनन नहीं किया अपन ने क्या। अच्छा एक और चीज बता दूं, पढ़ाई की डिग्री लेने से है ना कुछ नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि भाई 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए 10वीं पास टीचर क्यों नहीं रखते? वो 10वीं पास है, वो पढ़ा देगा वो। उनको पता है कि एग्जाम पास करना, किसी किताब को पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन दूसरा जब उस पर ज्ञान देता है ना तो सामने वाले बच्चे 1000 प्रश्न करते हैं। तो मिनिमम बीएससी क्वालिफिकेशन रखी है। और जिन्होंने टीचिंग की है ना, जैसे मैंने की है, उनको पता होगा जब वो क्लास की तरफ जाते हैं ना, बच्चों का स्टैंडर्ड, मान लो एक दो चार बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, बोर्ड में टॉप करने वाले हैं, तो गुरुजी को एक टॉपिक खत्म नहीं करने देते, उससे पहले तो 20% कर देंगे उस टॉपिक से संबंधित। तो उनकी संतुष्टि के लिए गुरुजी को आगे पीछे का ना पूरा ज्ञान लेके जाना पड़ता है, वरना बहाना करना पड़ता है कि भैया आज तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं कल बताऊंगा, और वास्ते में गुरु को ऐसा ही करना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के प्रश्न से गुरुजी को उस वक्त वो उत्तर नहीं आ रहा तो स्पष्ट बोलो, गलत मत बता देना उसको स्पष्ट बोलो भी बच्चे कल मैं देख के आऊंगा। हाँ थोड़ा एक सम्मानजनक बहाना कर सकते हो कि भाई अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, आज तो चलो अपने ये टॉपिक है इसको खत्म करते हैं, वरना पूरा पीरियड अपना बेकार हो जाएगा, कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक सम्मानजनक बहाना है वो। फिर घर पे जाओ और किताबें पलटो, और वहां पर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपके जो सहपाठी आगे जिन्होंने एमएससी की है, पीएचडी की है, या तो बहुत पुराने टीचर है, उनसे बोलो जी वो ऐसी समझ आ गई, बच्चे ने ऐसा पूछ लिया, मैं क्या करूं? तो वो आपको गाइड कर देंगे, आप है ना ये टॉपिक पढ़ो, वहां पर जाके होता है यार अपने दुनिया भर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम होती है, और है तो एक नहीं आता था की जो कुंजियां होती हैं उनको कंसल्ट करते हैं, दूसरे किसी कोचिंग वाले के पास जाते हैं, और तो हल तो सबका ही है ना। तो इस प्रकार से तो उसमें मनन करने से ज्ञान होता है। अच्छा भौतिक विज्ञान का आप सोच रहे हो कि जो आज मेरे को इस प्रकार से भौतिक विज्ञान की इतनी टर्म्स, इतनी डेप्थ तक मेरे को चीजें याद है, तो मैंने बी एमएससी की थी उस वक्त इतना वो इतना याद था? अरे नहीं यार, उस वक्त तो एमएससी में अपने क्लास के बच्चों के हिसाब से अपन ने तैयारी की थी कि यार इतने इतना अपने याद कर लेते हैं, है ना, तो अपने सब्जेक्ट में इसके नजदीक तो कोई है नहीं। तो मेरे पास तो जैसे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो एक टाइम में होता था कि भाई इतने टाइम तक अपन ने क्या है कि इसकी तैयारी कर लेंगे, अपने नजदीक कोई आएगा नहीं, है ना, तो अपन आ जाएंगे टॉपर, तो अपन टॉपर हो गया। टॉपर होने का मतलब मेरे को 100% मार्क्स ही थोड़ी मिल गए थे, ये कोई 72 या 73% मार्क्स थे एमएससी में, उससे यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप कर दिया था। तो अच्छा फिर ज्ञान तो जब हम क्लासों में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ना, तब दोबारा उनके टॉपिक्स को दोबारा पढ़ा पूरी गहनता से, क्योंकि हर तरह की न्यूमेरिकल वगैरह सबको सोल्व बोर्ड पे आप करोगे तो पहले आपने किया तभी तो कर पाओगे वहां पर। तो वहां से फिर डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ। अच्छा आज कोई भी ताजा लड़का एमएससी कर रखी है फिजिक्स में, है ना, तो हालांकि वो भी एमएससी है फिजिक्स में, मैं भी एमएससी हूँ, है ना, लेकिन वो बेचारा 2 मिनट में वो कहेगा नहीं नहीं जी आपसे तो मैं बहस नहीं कर सकता, आपने तो बहुत आगे कोई आगे पढ़ाई थोड़ी की है, बाद में उन्हीं चीजों को बहुत डीपली स्टडी किया, मतलब अच्छी तरह से ढंग से उसके लिए हजारों किताबों को कंसल्ट किया। और ऐसे ही आप क्या नाम, किसी चीज में किसी फील्ड में लेके चलो थे, आज जो इंजीनियरिंग में नोबेल प्राइज इसीलिए तो नहीं देता नोबेल प्राइज, क्योंकि वो नई रिसर्च कर नहीं सकते ना। आज मान लो कि किसी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस में करके और वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चला गया वहां पर, तो वहां पर उसको एक पर्टिकुलर फील्ड ही मिला है कि जी आप मदरबोर्ड को, है ना, मदरबोर्ड को बढ़ाने वाली वो जो यूनिट है ना उसी में आप काम करेंगे, तो वो मदरबोर्ड ही बना पाएगा। बाकी का जो प्लास्टिक का बाहर आवरण बन रहा है वो दूसरी यूनिट है, तो उस यूनिट वाला उससे ज्यादा उस मामले में एक्सपर्ट है, इसलिए वो नई रिसर्च नहीं कर पाते वो। और नई रिसर्च वो करेंगे ना इंटरेस्ट के हिसाब से हो जाता है कई बार, तो वो चलेंगे वहीं पर, फिजिक्स वाले जो सिद्धांत है ना वहीं चलेंगे, क्योंकि फिजिक्स में ये जो इंजीनियरिंग वाली टेक्नोलॉजी तो वो तो कभी साबित हो गई, वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट ही होगी, लोग उसका यूज करें तो उसके आगे की खोज होगी। आगे की खोज तो फिजिक्स में क्या नाम है, फिजिक्स के सिद्धांतों के हिसाब से ही होगी ना, नई चीज तो कुछ हो नहीं सकती वो। तो ये बेसिक मतलब फंडामेंटल नॉलेज है ना भौतिक विज्ञान। ब्रह्मांड को समझना है तो फिजिक्स की नॉलेज आपको जरूरी है, और ब्रह्मांड को समझ लिया तो परमात्मा कृष्ण भगवान कह गए स्पष्ट यार, ठीक है ना। बाकी भक्ति योग और कर्म योग और वो एक अलग चीज है,
उनमें वो एक वो है अलग प्रकार का वो। तो भक्तियों की चरम भी परमात्मा से उसी प्रकार से मिलाती है, बिल्कुल शांत चिर निद्रा वाली स्थिति में। और राजयोग वाले भी को उसी सिद्धांत उसी तरीके से मिलाती है, चिर निद्रा वाली स्थिति में। अब जो है ना, चिर निद्रा वाली बात तो होगी, परम आनंद की बात है, ये पुनर्जन्म वाले से पीछा कैसे छूटे, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। दोबारा कौन पैदा होना चाहेगा इस मृत्यु लोक में, और पैदा होना चाहेगा तो वो या तो ये कहेगा यार ये मेरा जीवन अच्छा था यार, जैसे कामयाब आदमी है प्रधानमंत्री, तो पता यार अगले जन्म में मेरे को ऐसा जन्म दो कि मैं वापस प्रधानमंत्री बनूं। फिल्म का कोई सुपरस्टार है ना, तो सुपरस्टार वो सोचेगा यार मरने के बाद में फिर मैं ऐसे सुपरस्टार ही बनूं। और कुछ ये कहेगा यार वो सुपरस्टार मरे थे ना तब भी वो बीमारियां शिमारियां, मोक्ष तो अपने को फिर भी नहीं मिली। तो इस प्रकार से अलग अलग अपने अपने टारगेट है, ठीक है ना। हाँ, तो वो थोड़ा सा पद्मासन में पैर बदला एक तो अब वो जन्म मरण की है, तो है ना, झंझट से कैसे मुक्ति लेनी है। यस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमात्मा से आपने साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा से आपने बिल्कुल आपके पास तैयारी है विलीन होने की, है ना। लेकिन वो उसकी गारंटी पहले से आपको लेके चलनी पड़ेगी कि मोक्ष मेरे को मिले। परमात्मा तो निरपेक्ष है ना, वो तो जैसे आप कर्म कांड करके आओगे खाता वही तो साहब है वहां पर, उसी हिसाब से भेज देगा वो। आप तृष्णाएं लेके गए धन 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 धन, मरे तब भी आपके लास्ट में हाय धन हाय धन हाय। तो वो जो डाटा गया फीड आपका, जो वेव्स के अंदर फीड है वो सारा चीज, अब आपके आपकी प्रोसेसिंग होनी है वहां पर, रिजल्ट आना, रिजल्ट आया कि जी ये तो अभी इसका डाटा साफ नहीं है, अब वही खुद ही वहां पर फैसला करने वाला कोई नहीं है, सब चीजें ऑटोमेटिक है, एआई है वो डाटा ही मैनिपुलेट हो रहे हैं। फिर वो डाटा ही मैनिपुलेट हो गया ना, एक मेच्योरिटी आ गई उसमें कि अब है ना इसको रिलीज होना है बॉडी फॉर्म में, तो डाटा ही वहां से रिलीज हो गया बॉडी फॉर्म में। अब उस डाटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से वो कुत्ता बनेगा, मछली बनेगा, इस ग्रह पर बनेगा, दूसरे पे बनेगा, मेंढक बनेगा, क्या बनेगा वो डाटा लेके आ रहा है। जैसे अपन पैदा होते हैं ना, पीछे का हजारों पीढ़ियों का डाटा लेके आते हैं, रंग रूप सोचने बिताने का तरीका इत्यादि, तो वहां से वो डाटा आ रहा है, वो जैसे आपके मोबाइल में मैसेज आया था वैसे के वैसे, ठीक है ना। और ये बिल्कुल संभव है आज की तारीख में यार। आप, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना, इंडिया में भी संभव हो तो 3D इमेजिंग के सारी आ गई मशीनें वगैरह। आप चलो अमेरिका में चलते हो यार, वहां पर एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना, उससे कनेक्ट, जैसे अपना वो लेजर प्रिंटर नहीं होता क्या यार, हर फोटो स्टेट वाली दुकान पर देखते हो जो 2 डायमेंशन फट से चित्र बना के दे दिया, वहां पर 3D इमेजिंग है ना, टोटली। तो क्या नाम है, हाँ, मैंने मान लो कि मैसेज कर दिया, वो एक आत्मा ही मान लो जो मैसेज दे रहा है उसको, उसने बोला कि मेरे को ना जर्मन शेफर्ड का एक बेहतरीन जिंदा पिल्ला चाहिए चलने वाला। लो जी, एआई ने खट से उसको डिकोड करके ना, वो जो भी जो इसकी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, क्या बोलते हैं उसको साइंटिफिक, जैसे जावा वगैरह, ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, उसने खट वो सिग्नल प्रिंटर को दे दिया। प्रिंटर खट से, वो मटेरियल उसके पास में है भैया सारा, खट से चढ़ 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 करके वो कुत्ता बना दिया, ठीक है ना। अब कुत्ते में क्या बच गया, एक ऑटोमेशन, लाइफ तो बच गई ना। लाइफ कौन सी, जो हाँ बैटरी वाला बना देगा, वो तो बैटरी चार्ज है उसकी, वो तो जो कुत्ता बोल लेगा सारा काम करेगा। आप कहोगे जी ना 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 ना, असली कुत्ते की तरह ना, वो उतनी सेंस वगैरह सारा होना चाहिए, इसके मुंह से लार भी आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए, है ना। तो आज की तारीख में उस सुपर कंप्यूटर के पास तो वो नहीं है भैया, क्या नहीं है, वैसा वो 3D प्रोसेस करने वाला, है ना। लेकिन वह भी बात अपन सुपर कंप्यूटर की है, वह जो सुपर कंप्यूटर है परब्रह्म, उसके पास ऐसे ऐसा वो 3D इमेजिंग इमेजिंग है कि नहीं है, वो है ना कुतिया, नहीं आई समझ में, कुतिया, वो खट से वो डाटा आ रहा है वहां से। जैसे अपन गर्भ में पैदा होते हैं ना, तो माँ बाप के डीएनए के अलावा जो जो एनवायरमेंट से जो मैसेज आ रहा है वो भी तो फीड हो रहा है अपने, बाकी वो भी तो वैसे की वैसी डेवलपमेंट होगी उसमें। तो वो जो मैसेज आया है, वो उस कुतिया के गर्भ में जो कुत्ते के पिल्ले के पहली एक इकाई बढ़ती है ना, वो उसके नंबर है वहां फिट परमानेंट, उस मैसेज के जिस नंबर पे जाएगा उसी प्रिंटर में जाएगा, वैसे उसी में जाएगा वही टक से, और वो कुत्ता मां के गर्भ से उत्पन्न हो गया। ऐसे होता है पुनर्जन्म, समझ गए ना। अगर आप ऐसा डाटा लेके जा रहे हैं कि वो एक मानव योनि में उत्पन्न परिवर्तित होने वाला है, तब आप मानव योनि में दोबारा जन्म लेंगे।
अगर आप चिड़िया, चूहा, कुत्ता, बिल्ला, कुछ भी आपके डाटा वैसे चले गया, वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपके कुत्ते के लक्षण आपके अभी बाकी है ना आया करना, तो वो वहीं का वहीं आपको लेके जाएगा, फिर अगली योनि यहीं पर वो आपको मिलेगी। और ये चलता रहेगा चक्कर, जब तक आप बिल्कुल प्लेन डाटा नहीं लेके जाएंगे ना, कोई डाटा ही नहीं है भाई, मोबाइल में फॉर्मेट ही मार दिया, बस बात ही खत्म है। बाहर से कोई सूचना आ ही नहीं सकती, तब कोई भी आगे है ही नहीं, कोई डाटा ही नहीं है। अब वहां पर वो प्रोसेसिंग में पड़ा है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, वो परम लीन वो परमात्मा में विलीन ही है। कब तक? अब वो डाटा ही प्लेन है, तो जब तक परमात्मा है तब तक आप उसमें पुनर्जन्म से मुक्ति। ये देखो बिल्कुल साइंटिफिक मैंने आपको बताया है। अब इस पर आपको विश्वास कितना होगा, है ना, वो आप मेरे साथ चलते रहो। तो रोज आपको ना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, थोड़ा अपने को गैप भी रखना जरूरी है, क्योंकि आपको फिर असली चीज तो मनन ही है। अभी जो विद्यार्थी हो तो बेचारा आज ही क्या मनन करने बैठेगा, घर गृहस्थी वाला भी मनन करने नहीं बैठेगा, लेकिन मेरे जैसे जो है ना वानप्रस्थ वाले, तो उनके लिए सही टाइम है मनन करने का, सही उचित टाइम है। और ये कुछ भगवान को ये थोड़ी अभी कल ही अपना वानप्रस्थ आश्रम खत्म हो जाए, संन्यास आश्रम में अपना जा ही नहीं पाए, उससे पहले ही टिकट कट जाए, तो पहले से ही डाटा साफ करने की प्रक्रिया में लग जाओ, मारते जाओ रोज ही, डिलीट 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 डिलीट, एकदम कंप्यूटर कर दो प्लेन। संन्यास आश्रम में भाई उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, आज ही उसी डायरेक्शन में जाओ, मारो जपा जप जपा जप, सारा क्लीन कर दो कंप्यूटर, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, तो एकदम क्लीन डाटा लेके जाओगे। मॉक्स, ये है मॉक्स, ठीक है ना। ये आपको शास्त्रों से भी समझ में आ जाएगी, है ना, सब चीजें, ये ज्ञानों से, भक्ति योग से भी समझ में आ जाएगी, कर्मयोग से भी समझ में आ जाएगी। लेकिन वो जो तरीका है ना, उसमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए जो आधुनिक संसाधन इस कलयुग में बन गए हैं ना, वो आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं तुरंत ही, क्योंकि इसमें तो आप तुरंत रिजल्ट चाहते हो, हर चीज के तुरंत रिजल्ट के आदी हो आप यार। आपने किसी को मैसेज किया और आपको पता है यार अभी 2 टिक नहीं हुई है, तो आप चिंतित हो जाते हो कि यार मैंने तो उसको मैसेज भेज दिया और उसको मैसेज नहीं मिलेगा, तो वो मेरे को प्लेटफॉर्म पर कैसे आएगा लेने के लिए, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि यार मैंने मैसेज कर दिया, उसके बाद में क्यों, पहले यार पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो चिट्ठी लिखते थे कि जी फलाने दिन में है ना इस ट्रेन से बंबई में आऊंगा और इतने बजे मेरी ट्रेन पहुंचेगी, तो कृपया ना वहां पर गाड़ी लेके आ जाना मेरे को लेने के लिए। क्यों? मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आदमी भी क्या है कि महीनों पहले ही, अब उनको ये पता था यार डाक से यार वो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, पहुंचने के लिए पक्का करते हैं तो रजिस्ट्री करवा देते हैं, रजिस्ट्री में 5 7 10 दिन लगते हैं, तो 10 दिन पहले वो ना सूचना लिख के देते थे वो, उनमें इतनी सब्र होती थी। आजकल इतनी सब्र नहीं है। तो भक्ति योग में और इस क्या नाम कर्म योग में ना, अब सबसे बड़ी समस्या यही आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आप दैनिक जीवन में इतने वो आदी हो जाते हो, जैसे आप तुरंत रिजल्ट चाहते हो, क्योंकि बाकी चीजों से रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपके वो मोबाइल है और है इस प्रकार से, तो आप फिर वो कथा अवतार शास्त्रों के जो संस्कृत में श्लोक, वहां से इंटरेस्ट नहीं हो पाता, बोले यार क्या है यार, इतना किसके पास टाइम, इनसे माथा फोड़ी करते रहो। अच्छा अब क्या है, कुदरतन वैसे तो व्यक्ति है ना वो मेरे से टकरा जाते हैं किसी इस यूट्यूब के द्वारा, वो और साइंस वाइंस उनकी अच्छी पड़ी हुई है और टाइम है उनके पास, जैसे वानप्रस्थ है ना, वो कहेंगे यार ये हर चीज का प्रमाण दे रहा है आदमी यार, और अभी तक जो भी चीज बोल रहा है एक भी झूठी साबित कोई माई का लाल कर दे तो जो भी कहे कैसे कर देगा यार, इस मोबाइल को नकार सकता है कोई? वो जो उस एक्सपेरिमेंट को कोई नकार सकता है जो वो स्वीडन में, वो स्विट्जरलैंड में, वो वहां पर जो हो रहा है वो गोल्ड पार्टिकल वाला, वाह भाई वाह, कमाल है। तो उसको विश्वास होता रहता है, तो आगे से आगे फिर इस प्रक्रिया पर, तभी तो वो तुलसीदास जी ने सबने बोल दिया यार, कलयुग का सबसे छोटा टाइम इसीलिए भगवान ने सबसे जल्दी परमात्मा को प्राप्त करने का चांस इसलिए दिया यहाँ पर, क्योंकि 100 साल तो आदमी निर्धारित कर दी आयु, अगर वो 100 साल में अगर वो इस लेवल तक पहुंच नहीं पाता तो भगवान के, वो तो भगवान ने अन्याय कर दिया, तो मोक्ष तो उसने बंद कर दिया खाता, कि मोक्ष प्राप्त करने लायक छोड़ा ही नहीं। तो वो तो छोटे छोटे टाइम में फटाफट सारा काम यहाँ पर होने वाला है। तो ज्ञान योग के द्वारा सर्वसुलभ है परमात्मा से साक्षात्कार, और मोक्ष भी सर्वसुलभ है ज्ञान योग के द्वारा। तो क्या नाम सबसे वो है बढ़िया। अब सतयुग वगैरह में मैंने आपको पहले ही बताया था, अब पता नहीं कितनी उम्र होती थी, तो वो बोलते हैं कि वहां पर 1000 वर्ष की तपस्या के द्वारा फल मिल रहा है, वो क्या नाम आपके त्रेता में 100 साल से मिल जाएगा, और द्वापर में 10 साल से मिल जाएगा, और बोले कलयुग में तो 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन की समाधि से ही वो उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि टाइम ही तो उतना दिया भगवान ने। भगवान किसी के साथ अन्याय तो कर ही नहीं सकता ना, ये प्रकृति की नेचर है।
तो अब आज ये टॉपिक इतना ही रखेंगे। हाँ, खूब